Hello friends, welcome to your this session of data science, and we are discussing on data science since a long time, and there are many things that we have explored, but still जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर हम किसी भी चीज़ को कवर करने बैठेंगे तो हो सकता है महीनों निकल जाए अगर हम इन डेप्थ की बात करें, बट हमारा यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेन चीज़ हम समझें किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो without further delay, let us jump and hop on to what we were discussing last time. तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे पांडास की, हम चीज़ों को कैसे एक्सेस करें पांडास में। तो हमने कुछ टेक्निक्स देखी कि कैसे हम चीज़ों को फिल्टर आउट करें। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें फिल्टर आउट करी थी कि वो कौन से रोज हैं डेटा में जहाँ स्पीशी आइरिस है, मैं वो सारे रोज को फेच करना चाहता हूँ एंड उसके इंडेक्स फेच करना चाहता हूँ और उस इंडेक्स को लिस्ट में स्टोर करके किसी एक वेरिएबल में दे देना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हमने करी थी। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हम एक ग्रुप बाय की हमने एक स्टेटमेंट फायर करी थी जो हमारी ये थी। तो ग्रुप बाय मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप ग्रुप बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो वो कैटेगोरिकल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करना इज़ काइंड ऑफ इलॉजिकल। तो ग्रुप बाय हम स्पीशी के ऊपर कर रहे हैं। हमें पता है कि आइरिस डेटा के अंदर 3 स्पीशी हैं। तो इंटरनली लॉजिक जो है वो इस तरह का बनेगा कि जो भी सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं उनके ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे इंटरनली, एंड हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हम वो ऑपरेशन परफॉर्म हम कर भी रहे हैं कि पहले हमने ग्रुप बाय करा चीज़ों का, ठीक है, आइरिस डेटा फ्रेम का, और फिर उसके बाद हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ सेपल लेंथ। मतलब अगर आपको याद हो कि हमारे पास 5 कॉलम हैं इस डेटा के अंदर, जैसे कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीशी। तो अगर मैं सेपल लेंथ को ऐसे लिखूं, पेटल लेंथ को ऐसे लिखूं, दिस इज सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ एंड स्पीशी। सो अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को लिखूं और मैंने कहा है कि मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं इसके बेसिस पर, तो 3 ग्रुप बने इंटरनली क्योंकि हमारे पास 3 स्पीशी हैं। तो अब जो ग्रुप फॉर्म हुए हैं मैं उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि सेपल लेंथ का मीन निकाला जाए। तो अगर आप वीडियो पॉज करें तो आप मुझे बताएं कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आई होप काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो हमें 3 मीन निकलेंगे क्योंकि हर स्पीशी का सेपल लेंथ का मीन फाइंड आउट होगा, जो कि यहाँ पे निकला है। ये हमने शायद पिछली बार भी कर लिया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखें, हमारी रिक्वायरमेंट है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि LOC एंड ILOC में फ़र्क क्या है, और मैंने इसे याद करने का तरीका ये बताया था, जो कि रियल ऑफिशियल तरीका नहीं है, बट मैंने अपने आप को समझाने के लिए कहा कि ILOC मीन्स इंटरनल पोजिशनिंग एंड दिस इज समथिंग इंडेक्स विच इज़ ऑलरेडी देयर इन द डेटा फ्रेम। तो मेरे पास अगर वर्सी कलर एक लिस्ट अवेलेबल थी, अगर आपको याद हो, तो वो लिस्ट ये थी कि मैंने कुछ तरीके के डेटा को एक्सट्रैक्ट करा। ये रहा माई वर्सी कलर, मतलब ये वो सारे इंडेक्स हैं जहाँ पर वर्सी कलर एक स्पीशी है, मतलब वो सारे रोज हैं, आप देख भी पा रहे हो। तो अगर मतलब टेक्निकली एक नंबर है, नंबर मीन्स इंटरनल इंडेक्स। तो मैं आईलॉग का यूज़ करके यहाँ पर अगर डेटा को फेच कर रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम, अगर आपको याद हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा के लेफ्ट में रो देते हैं
और यहाँ पर कॉलम देते हैं। सो यहाँ कोई भी कॉलम हमने नहीं दिया है, तो अगर आप वीडियो पॉज करें तो फिर से आप अगर इसका आंसर बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर आएगा? तो टेक्निकली इसका आंसर ये होगा कि मैंने अगर कॉलम नहीं दिया है तो मुझे सारे कॉलम मिलेंगे, बट ये वाले रोज़। तो अगर आप देखें, मुझे वो सारे कॉलम मिले हैं और ऑफ कोर्स वो रोज़ मिली हैं जिसके अंदर स्पीशी आपकी वर्सी कलर है। तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये सीक्वल क्वेरी की तरह बात हो गई कि अगर आप सीक्वल क्वेरी में फायर करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइरिस वेर स्पीशी इक्वल्स टू लेट्स से iris versicolor. This is what my condition is. So the similar condition I have been applied onto this data frame, but with of course a different syntax. तो ये चीज़ आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड्स आ गए और अगर इसकी लेंथ भी चेक करना चाहूँगा तो 50 निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी इन एडवांस कि देर आर 50 सच रिकॉर्ड्स। ओके, सो दिस इज योर नीडेड डेटा फ्रेम। मतलब हमारा एक बेसिक लॉजिक होता है कि जो भी हम चेंज मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर, इट्स बेटर टू स्टोर दैट डेटा फ्रेम इनसाइड अ वेरिएबल, ठीक है। और अगर आप स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, इसका फ़ायदा एक तो ये है कि आप रीयूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल को। दूसरा ये है कि आप किसी पॉइंट पर आपने मान लीजिए कुछ मैनिपुलेशन करके डेटा आप लेके आए, तो आप उस पॉइंट को प्रिजर्व करना चाहते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा फ्रेम। सो लेट्स से डेटा फ्रेम हेयर इज डिफरेंट एंड हेयर इट इज डिफरेंट। ओके, तो हम ये काम के लिए एक तरह से चीज़ों को सेव करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें नीडेड डेटा फ्रेम को, अगर नीडेड डेटा फ्रेम में अगर मैं सेपल लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे नीडेड डेटा फ्रेम की सेपल लेंथ मिल जाएगी, और उसकी मैं मीन कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगी np.mean से। तो 5.9 यहाँ आया है, और अगर आपको याद हो हमने इससे पहले एक ग्रुप बाय लगाया था, तो ग्रुप बाय भी हमने सेपल लेंथ पे लगाया था, और वर्सी कलर वाले ग्रुप की सेपल लेंथ की मीन 5.9 है। तो ये एक तरह से सेम काम को दो अलग तरीके से करने की एक टेक्निक नहीं कहना चाहिए, सिर्फ एक वे है, हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो बाकी आप ये जानते हैं यहाँ पर हम सीरीज़ बना रहे हैं, मुझे वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीरीज़ बनाई है मैंने स्टूडेंट 1 की, स्टूडेंट 2 की, और मैं दोनों को ही फिर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो मेरे पास एक और डेटा फ्रेम बना है जो कि है स्टूडेंट 3 नाम से। तो मेरे पास 3 डेटा फ्रेम हो गए हैं, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम 3। ग्रेट। अगर मैं इन्हें कॉन्कैटिनेट करना चाहूँ, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना चाहूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक के ऊपर एक। तो अगर आप देखें, और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यहाँ एक ही डेटा फ्रेम पास कर सकता था, मैं ज़्यादा भी कर सकता था। तो सॉरी, 2 नहीं, ज़्यादा भी कर सकता था। तो अगर एक डेटा फ्रेम ऐसा है तो दूसरा डेटा फ्रेम कॉन्कैटिनेट करके इसके नीचे आएगा, और तीसरा अगर हो तो ऐसा आएगा। तो कई बार होता क्या है कि मेरे पास टेबल अलग अलग जगहों से आ रहा है, या डेटा मुझे पास अलग जगहों से आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपसे बोला था कि डेटा फ्रेम सबसे, और या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है इन पाइथन, आर, स्केला और जूलिया, जो भी अलग अलग ये डेटा साइंस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेके आएँ, एक डेटा फ्रेम के अंदर लेके आएँ, क्योंकि इट इज़ ईज़ी टू एनालाइज़ एंड वर्क ऑन इट। तो डेटा फ्रेम हमारे अलग अलग जगहों से आ सकते थे, तो हमें उनको मर्ज करना है, तो उस मर्ज या कॉन्कैटिनेट करना है, उसको करने के लिए हम इस तरह की फंक्शन यूज़ करते हैं। बट अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि दोनों डेटा फ्रेम का फिर जो हेडर है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ कैसे वो कॉन्कैटिनेट होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करा, और कॉन्कैटिनेट करने के बाद दोनों का कॉन्कैटिनेशन के बाद ये आउटपुट आया।
और मैंने आपसे बताया था कि जैसे हमने डेटा फ्रेम पे काम किया, डेटा फ्रेम हमने बनाया, चीज़ें जानी, मगर रियल वर्ल्ड में हमारे पास डेटा हम बनाएंगे नहीं, डेटा फ्रेम हम बनाएंगे नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर. सो व्हाट वी विल डू ओवर देयर इज दैट मोस्ट ऑफ आवर डेटा बाहर से आएगा, और बाहर से डेटा आ रहा है तो हम उसे रीड भी करेंगे. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, रीड अंडरस्कोर CSV एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसकी वजह से हम डेटा को रीड कर पाएंगे या CSV को रीड कर पाएंगे. तो जब ये हम रीड कर गए तो हमारे पास जो अब प्रोडक्ट आएगा वो डेटा फ्रेम आएगा. ठीक है, हमने उसको मैनिपुलेट किया, उसके ऊपर कुछ काम किया, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी वांट टू प्रिजर्व द डेटा और आर रिजल्ट, या फिर मतलब कहना चाहिए कि अगर मुझे रिजल्ट को प्रिजर्व करना है तो मुझे उसको करने के लिए भी अपने डेटा को किसी फाइल में सेव करना पड़ेगा, मुझे हार्ड ड्राइव पे सेव करना पड़ेगा. So why don't I save this on this hard drive, on this location? और basically I am not giving any location, मतलब मैंने कोई लोकेशन नहीं दी है, तो ये by default करंट लोकेशन में ही सेव कर देगा. करंट लोकेशन अगर आप देखें तो करंट लोकेशन मेरी यहाँ पर मौजूद है. अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो कोड्स मेरे यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पर मेरा डेटा अवेलेबल है और ये डेटा मेरा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स डॉट CSV नाम दिया है मैंने. मैं अगर यहाँ स्टूडेंट 1 कर दूँ और इसको रन करूँ तो ये मेरा यहाँ पर सेव हो जाना चाहिए. तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट 1 नाम से ये चीज़ सेव हो गई, और इसने ऑटोमेटिकली ABCD रो नेम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है. हालांकि हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या है? डेटा को उठा के लेके आना, डेटा पे काम करना, एंड एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली वी वांट इट टू प्रिजर्व, बिकॉज एज सुन एज हम नोटबुक को एंड करेंगे हमारा डेटा चला जाएगा, तो हमें उसे सेव करना है इफ़ वी वांट टू यूज़ इट फर्दर. तो उसके लिए हमें किसी फॉर्मेट में इसे सेव करना पड़ेगा. तो हमने सोचा कि CSV में कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे वन ऑफ द कंफर्टेबल एंड ईजिएस्ट वे होता है. ठीक है, तो ये इजी था, और हमने आज कोशिश क्या करी कि हम और भी प्री प्रोसेसिंग की थोड़ी सी और चीज़ें हैं वो समझें. अगेन जैसे मैंने कहा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि क्या क्या हम कर सकते हैं. तो कॉन्केटिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बताई. आई होप इसका आप यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अब आप आगे भी देखिए कि मैं कॉन्केटिनेट डेटा फ्रेम 1 और 3 को भी कर रहा हूँ. तो अगर आप देखें डेटा फ्रेम 1 जो है उसके अंदर जो मेरा डेटा है वो नेम कॉलम है उसके अंदर, अगर आप देखें. मगर जो डेटा फ्रेम 3 है उसके अंदर कॉलम मेरा डिफरेंट है. तो हुआ क्या कि वो एक के ऊपर एक हुए थे, बट क्योंकि कॉलम मैच नहीं कर रहा तो दोनों के अपने अपने कॉलम रिटेन हुए हैं. तो इसीलिए देखिए इस डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारा नया डेटा फ्रेम बना है, इसके अंदर डेटा फ्रेम 3 की वजह से तो ये डेटा आया है, और डेटा फ्रेम 1 की वजह से ये डेटा आया है. बट क्योंकि डेटा फ्रेम 1 और 3 को हमने कॉन्केटिनेट किया है, तो जहाँ भी डेटा रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम का अवेलेबल नहीं था वहाँ पाइथन ने ऑटोमेटिकली NaN उठा लिया है. NaN का मतलब नॉट अ नंबर होता है. एक तरह से आप एम्प्टी मान लीजिए इसे, इस प्लेसेस को अपने आप भर दिया है. हालांकि कई तरीके हैं कि इसे कैसे आप रिप्लेस करें, वो एक अलग चीज़ है. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं. तो मुझे लगता है आज का हमें वीडियो इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि ज़्यादा बड़े वीडियोस ना बने, शॉर्ट बने, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ अगर मैं किसी और के वीडियो देखूँ. तो शॉर्ट ही बनाने का ऑब्जेक्टिव है. तो इतना ही रखते हैं फ़िलहाल हम. एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो एजुकेशन इज़ द की, साइंटिफिक टेम्पर इज़ द की, और आप सब लोग इस चीज़ को सीखें, इम्प्लीमेंट करें, जो और सीखना चाहता है उसे भी मदद करें और सिखाएं, या फिर मेरे वीडियोस को शेयर करें. कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ देखिए और मुझे बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा. कोई एरर लगता है तो वो भी मुझे बताइए. एंड मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को दूर दूर लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सीख सकें.
ठीक है, अगर आप खुद सिखा सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर कभी किसी और सेशन में। थैंक यू एंड एन्जॉय।